हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मैं इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप पर मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं सुजीत वर्मा। तो चलिए, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जिसमें 30 प्रश्न आते हैं। तो ये सीटेड पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले सीडीपी आता है 30 नंबर का। उसके बाद मैथ आता है 30 नंबर का, जिसमें 15 पेडागोजी होते हैं, 15 कंटेंट होते हैं। इसके बाद आता है तीसरा नंबर पे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, है ना, जो 61 से लेकर 90 तक होते हैं। तो चलिए, ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे सारे ऑप्शन दिखेंगे, और बड़ा कर दूँ। अब दिख रहा है। चलिए, इसमें से पहला क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से किनका ध्यान रखना है वो आपको बताना है। फर्स्ट है, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो आप इसका आंसर करें, क्या होगा? BC होगा, ABD होगा, ACD होगा या BD होगा? तो 61 का राइट आंसर होगा 2, A, B और D। इसका राइट आंसर है सेकंड, है ना, जिसमें A आएगा, B आएगा और D आएगा, C नहीं आएगा। तो चलिए, तो मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में से किनका ध्यान रखेंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है समूह क्रियाकलाप का निर्माण करना है। तो समूह क्रियाकलाप निर्माण करने के लिए क्या क्या करने होंगे, जो इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट है, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। सही बात है कि जो बच्चे हैं उनके रुचियों का तो ध्यान हमें देना होगा। और सेकंड है, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। ठीक। और लास्ट है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। आइए इसके और डिटेल में समझते हैं। पर्यावरण से संबंधित कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते समय सभी बच्चों अर्थात सभी लड़कों एवं लड़कियों की रुचि का ध्यान रखा जाएगा। इस क्रियाकलाप को इस प्रकार संपादित किया जाएगा कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यदि आपको पहला क्वेश्चन अच्छा लगे तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। 30 प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कीजिए इसमें। और मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजिंग आ रहा है, केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? समझ गया क्वेश्चन? तो 62 का आंसर करें तो 62 का राइट आंसर है जो कथन को छोड़कर है ना। तो ये 4, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, इसे छोड़कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिखेगा, ऑप्शन में दिखेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं इसे और डिटेल में बताता हूँ। परस्पर सहयोग तथा विचार विमर्श या बहस से बच्चों में ज्ञान का वर्धन होता है और यह पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। प्रौढ़ों या किसी अन्य के समर्थन से बच्चों को मनोबल प्राप्त होता है, परंतु यह विद्यालय पर्यावरण का भाग नहीं है। आप ये देख रहे हैं ना,
ये विद्यालय पर्यावरण का भाग नहीं है। ठीक है, और ये सब विद्यालय पर्यावरण के भाग हैं। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। क्लासरूम में तो एक दूसरे को सहयोग करना सीखते हैं, जब खेलते हैं तो उस में भी सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। क्लासरूम में एक दूसरे से बातचीत होती है ना, तो उससे अधिक सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है। बच्चे जब क्लासरूम में होते हैं तो उनको एक समूह मिलता है, तो उससे उनका अंक में अच्छा सुधार प्रदर्शित होता है। कि हम मेरा जो दोस्त है या जो क्लास में जो बच्चे होते हैं तो सभी को देखते हैं कि उसका हमसे ज़्यादा नंबर है ना, तो वो भी अपने आप को देख के सुधारने में बहुत कोशिश करते हैं और वो सुधारते भी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ, अब दिख रहा है। चलिए, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, निर्धारण मापनियाँ। 63 का आंसर करें तो 63 का राइट आंसर होगा आपका 3, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों से बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है, जबकि अन्य से लिखने की क्षमता का आकलन हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंधा गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। तो 64 का आप आंसर करें तो 64 का राइट आंसर है फर्स्ट, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ज़्यादातर सब्जियां पौधे के फूल होती हैं, जबकि कुछ सब्जियां फल के रूप में होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 65 और 65 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? यहाँ पे सवाल नहीं में पूछ रहा है, इसका ध्यान रखना है। चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग। तो बताइए, आप आंसर करें 65 का। तो 65 का राइट आंसर होगा आपका 4, प्रयोग। ये दिख रहा, अब दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर है 4, प्रयोग, है ना। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे चर्चा एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्रों का विषय संबंधी ज्ञान अधिक सुदृढ़ तथा व्यापक बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। 66 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। यहाँ पे अभिप्राय नहीं है में प्रश्न पूछ रहा है, तो कौन सा इस ऑप्शन में से नहीं है? कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतर को समझने देना। तो 66 का आंसर करें। 66 का राइट आंसर है 2, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। प्रश्न अनुसार, है ना। तो चलिए प्रश्न को भी देख लेते हैं। अब दिख रहा है, इसे टिक भी कर देते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा है? सेकेंड। शिक्षक बच्चों की सृजनशीलता एवं उनकी समझ को जानने का प्रयास करता है, इससे श्रेष्ठता का निर्णय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है,
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, छोटा कर दूं, अब दिख रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ठीक है। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन, शिक्षकों का स्व आकलन। बताइए इनमें से किसका आकलन हो रहा है। तो 67 का राइट आंसर है फर्स्ट, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन यहाँ पर हो रहा है। दिया गया कथन बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन करता है। छात्रों से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि अध्यापक को यह मालूम हो सके कि छात्रों ने अध्याय को कितनी अच्छी तरह से समझा है, ताकि महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग करके और उन पर विशेष बल देकर उनके बारे में छात्रों की धारणा शक्ति को और अधिक मजबूत किया जा सके। प्रश्न पूछेंगे तब उसके बारे में जानेंगे, और वो जानेंगे किस हद तक बच्चा जान रहा है ना, तो उसे और सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, संबद्ध होनी चाहिए, रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। तो 68 का आंसर करें तो 68 का राइट आंसर होगा आपका 3, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। किसी भी पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं समझने योग्य होनी चाहिए। वैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध हो, उससे वो बहुत ज़्यादा जल्दी और सीखते हैं, समझ में बातें आती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, 69 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन कौन हो सकते हैं। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। अब बताइए ABCD में से कौन कौन सा हो सकता है। BCD होगा या ACD होगा या AB और C होगा या AC और D होगा। कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ है। अब बताइए 69 का राइट आंसर होगा 3, इसका राइट आंसर है 3, A, B और C है ना। A, B और C, D नहीं होगा। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना और बस। प्रश्नानुसार जो दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, उसी के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, अवलोकन एवं वर्गीकरण कौशल की क्षमता को जानने का प्रयास करते हैं। इसे डाटा संग्रह नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 70 और 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन बड़ा है, इसे छोटा कर देता हूँ। चलिए अब दिख रहा है 70 नंबर प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिससे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। इनमें से जो है 4 ऑप्शन में से एक कारण नहीं होगा, तो उसको छोड़ करके सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है, ठीक है, यानी जो नेगेटिव वाला उसे इसमें ढूंढना है। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बड़ा कर देता हूँ। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। चलिए आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा और आंसर भी दिख रहा होगा, आप आराम से पढ़ें और इसका आंसर दें। तो मेरे चैनल पे अभी तक जो नए आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अब तक आप लोगों ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। तो 70 का राइट आंसर है फर्स्ट। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, है ना। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, नहीं रहने देता हूँ। चलिए, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों एवं पशुओं को समझने में सक्षम बनाना अन्य विकल्पों की भांति पौधों और पशुओं को परिवार और मित्र विषय के अंतर्गत सम्मिलित करने का कारण नहीं हो सकता। प्रश्नानुसार विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और उसे समझने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 71, और 71 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, आप देख सकते हैं 71 नंबर प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। तो बताइए इनमें से कौन कौन आंसर होगा? ए, सी और डी, ए, बी, सी और डी, ए, बी और सी, ए, बी और डी। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर करें। तो 71 का राइट आंसर होगा सेकंड, ए, बी, सी और डी। इसमें जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है वो चारों होंगे, ठीक है, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना आदि। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 4 दिया हुआ है हम उसी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 72 नंबर। 72 नंबर को पहले यहाँ पे आप समझ लें कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए एक साथ में नहीं आ पाया। यानी प्रश्न नंबर 72 से लेकर के 74 तक को आपको इसी के आधार पर आंसर देना है, तो इसे अच्छे से समझें। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं, है ना। यानी एक बर्तन में पानी रख के उससे गर्म किया गया और वो वाष्पीकरण हो चुका है, ठीक है। तो पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो 72 का आंसर करना है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। तो बताइए 72 का क्या होगा? तो 72 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो 73 का आंसर करें। तो 73 का राइट आंसर होगा 4, है ना। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा। बच्चों के प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग पर पुनः चर्चा करनी चाहिए और प्रयोग को स्पष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को चलता है 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न कहता है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो 74 का आंसर करें। 74 का राइट आंसर होगा 2, है ना। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। यह विश्लेषण विधि होती है।
जिसमें छात्र स्वयं सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर इस बात की खोज करता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें मालूम होनी चाहिए। जब जल चक्र के बारे में वो 5 लाभ लिखेगा तो 5 लाभ को लिखने के लिए उसे और बहुत से कुछ जानना पड़ेगा, और वो जब खोजेगा तो और बहुत कुछ वो सीखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोस राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो बताइए जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं कौन है? तो 75 का राइट आंसर है सेकेंड, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो आप देख रहे हैं इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, तो सीटी के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आज के प्रश्न यहीं तक 75 तक करते हैं। नेक्स्ट डे में हम लोग 76 से लेकर 90 तक फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी तक 21 मिनट का हो चुका है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपका प्रैक्टिस अच्छा गया हो इसमें, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।